बाखबर के दूसरे रंग में आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं कैशलेस के मामले में। जो राजधानी में कल एक कार्यक्रम हुआ था, डीजी मेला, यानी डिजिटलाइजेशन के जो मामले में कैशलेस व्यवस्था लागू की गई, उसमें बैंक और आम लोगों के बीच चर्चा थी, बातचीत थी और किस तरह से वो कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं, इस पर सब कुछ हुआ था। लेकिन उसमें 2-3 तरह की खबरें आई है। एक खबर यह है कि लोगों ने बहुत रुचि ली, दूसरी खबर यह है कि लोगों को रोका गया लेकिन वो नहीं रुके और दरवाजे बंद करने के बाद भी वो चले गए। तीसरी खबर यह है, जो हमारी चर्चा का खास विषय है, कि कैशलेस का जो व्यवस्था है वो सुरक्षित नहीं है। और इस पूरे मामले में ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जो टास्क फोर्स है उसने भी कहा है कि अगर हम कैशलेस पर जा रहे हैं और मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड वो उन कंपनियों के पास जाता है जो कंपनियां उसको संचालित करती है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए लगातार। सुरेश जी, सारी चीजें सामने हैं, नोटबंदी का स्वागत हुआ और मिडिल क्लास के आदमी ने इसको इस मायने में भी स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां बंद होगी। हालांकि वो अलग विषय है कि गड़बड़ियां बंद हुई या नहीं हुई, लेकिन अब दिक्कत ये कि जो मिडिल क्लास आदमी है, जो पेमेंट करने जा रहा है, उसका पूरा खाता एक तरह से असुरक्षित हो गया है। वो कभी भी लुट सकता है। ये बात अब सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी तथ्यों से भी सामने आ रही। आपकी राय? नहीं, ये बिल्कुल सही है राघवेंद्र जी, और चिंता का विषय है कि हमने एक इतना बड़ा कदम उठा दिया, सेफ्टी मेजर्स हमने कुछ भी नहीं लिए, और आज ये देखिए कि कई कई जगह तो अनेकों मामले, आज टीवी चैनल्स पर खबर आ रही थी कि एक कूलर संचाल निर्माता है, उसके खाते से बैंक मैनेजर बन करके और 1 लाख समथिंग रुपए निकाल लिए, गायब हो गए। और वो बैंक पहुंचता है तब तक जो है लगातार निकलते गए, 10 बार करके 8 बार करके उसके खाते से विड्रॉवल हुआ और 1 लाख से ऊपर की राशि निकल गई। केवल जो है ये जो फ्रॉड, और इससे बचने के तो छोड़िए, ये तो ठीक है, क्राइम का मामला आ गया और क्राइम के आधार पर हो गए। जो मोबाइल, सुरेश जी, क्राइम के मामले में आपके पास कोई ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो साइबर क्राइम को चेक करे, उसका लाभ मिल सके उपभोक्ता को, ऐसी आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आपकी बात में एक चीज और जोड़ना चाहता था कि अब जो भुगतान हो रहे हैं वो भुगतान तो हो जाता है, लेकिन जिसको भुगतान किया था उसके खाते में पैसे नहीं पहुंच रहा है। हाँ, ये शिकायतें आम हो गई। मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं, आज मैं उसकी तफ्तीश में हूं और आगे भी बढ़ेगी ये बात, और कुछ समाचार पत्रों ने और इसको छापा भी है जी, कि ये जो स्वीप मशीन और ये जो आई हैं, इनके अंदर तो कंपनियों को मालोमाल करने की स्कीम चल रही है अंदर के अंदर, किसी को मालूम नहीं चलता। 1000 रुपए का पेट्रोल डलाइए और 1028 रुपये आपके खाते से कटते हैं, और वो 28 रुपए किसको जाते हैं किसी को नहीं मालूम। बैंक से पूछा जाता है कि भैया आपने 28 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले लिए, बोले साहब हमारे खाते में तो आई नहीं। वो बैंक कलेक्शन एजेंसी हो गया है इस प्रकार की संस्थाओं के, जो ये मशीनें प्रोवाइड करा रही हैं, और उनको करोड़ों रुपया केवल मशीन उपलब्ध कराने के नाम पर जो है ये दिया जा रहा है। क्या हम सिस्टम चेंज नहीं कर सकते? यानी हर ट्रांजेक्शन में जो पैसा कटता है 2% उस पर 2% कटता है, और वो उस कंपनी को जाता है जो कंपनी जिसकी प्रोवाइडर कंपनी को जाता है, बैंकिंग प्रणाली को नहीं जाता। अब 3 बैंक केवल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास अपनी ये मशीन है, बाकी बैंक जो है वो किसी संस्थान से लेते हैं, और उन संस्थानों के पास जो आम उपभोक्ता का, गरीब का करोड़ों रुपया जा रहा है। ये प्रतिदिन जा रहा, बड़ी मात्रा में प्रतिदिन जा रहा है, हर ट्रांजेक्शन पर जा रहा है। आपने 1000 रुपए लिया, मैंने 1000 किया और भैया ने 1000 लिया, तो 3 बार कट गए। वो तो ये लगभग बड़ा खतरा, जब तक इसको नहीं सुलझाया जाएगा। ये बड़ा मामला है। इस मामले में लोगों के मन में जो डर चीज रहेगा। आपकी जानकारी में है राघवेंद्र जी, यदि हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो एप्स के माध्यम से होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करने की स्थिति हमारे पास कैसे निर्मित हो? बिल्कुल, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, किसी को तैरना नहीं आ रहा, आप उसको पानी में ढकेल दिया, ढकेलें। ये स्थिति एक मैं जानकारी देना चाहता हूं, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक क्वालकॉम कंपनी है, एजेंसी है, जिसने बताया कि कोई भी मोबाइल से की गई बैंकिंग सुरक्षित नहीं है। उनका कहना यह है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसमें होते हैं उसमें सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो यूजर उसमें अपना पासवर्ड डालेगा वो पासवर्ड उस कंपनी के पास चला जाएगा। इसका मतलब कि आपके साथ धोखाधड़ी का जो संकट है वो 24 घंटे बना हुआ है। आप एक चीज और गौर करिए उसमें, कि हमने पिछले दिनों व्यापम मामले में कुछ एसएमएस देखे। एसएमएस तो मैंने आपको भेजा है, तो फिर ये तीसरे व्यक्ति के पास एसएमएस कहां से आ गए? तो जब एसएमएस रिकॉर्ड हो सकता है तो आपका पासवर्ड क्यों रिकॉर्ड नहीं होता होगा? नहीं, ये और तो इस तरह उसका दुरुपयोग होगा। ये तो वो कंपनी जो टेक्निकली इस बात को बता रही है, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीजों को नहीं जानते हैं। योगीराज जी, क्वालकॉम जो कंपनी है उसका कहना यह है, और ये बड़ी चिंताजनक बात है, मध्य प्रदेश की जो टास्क फोर्स है उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि मामला गंभीर है और लोगों के लिए हमें हर घड़ी संकट बना हुआ है उनके बैंक से, उनके खातों से पैसे निकलने का। जी
बिल्कुल सही बात है। ये मामला सुरक्षा में सेंध लगाने का और आदमी की व्यक्तिगत सुरक्षा में सेंध लगी है, खासतौर पर उसके बैंक अकाउंट में। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ से डिफर करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये संकट खतरे तो लगातार बढ़ ही रहे हैं इसमें। एक मेरा ये जरूर कहना है कि ये सारे मामले कोई ऐसा नहीं कि नोटबंदी के बाद बढ़े हों। नोटबंदी के पहले भी लोगों के अकाउंट हैक हो रहे थे, लोग नोटबंदी के पहले भी लोगों के खाते से बिना बताए पैसे निकाले जा रहे थे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपने इतना बड़ा फैसला लागू दिया। मैं सिर्फ उसमें एक सजेशन ये देना चाहता हूँ योगराज जी, मैं कि उसमें सिर्फ जोड़ रहा हूँ ये कि तब लोगों के लिए ये मोबाइल से पेमेंट करना उनके उस पर था कि वो करें कि ना करें, लेकिन अब मैंडेटरी होता जा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज आप मैंडेटरी कर रहे हो उसके लिए आपको सुरक्षा के वो तमाम पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे कि लोगों में एक विश्वास का माहौल पैदा करना पड़ेगा। पहले ऑप्शनल था, अब आप उसको अनिवार्य कर रहे हैं। अब अनिवार्य कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जरूरत यही है कि लोगों को ये कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, लोगों को ये विश्वास आए कि मैं जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूं वो फ्री एंड फेयर है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्या है कि किसी भी चीज को आप कितनी भी बड़ी आप टेक्नोलॉजी ले आओ आप, लेकिन हैकर्स जो हैं या किसी के अकाउंट्स की जानकारी, ये बहुत आसान काम है। भी केवल सरकार को यह करना है कि सुरक्षा के वो इंतजाम किए जाएं कि जिससे लोगों को लगे कि नहीं यार अब ये मैं इस ट्रांजेक्शन की तरफ जाऊं। हालांकि क्या है कि अभी भी पूरा आप ये चाहें कि 100% ई ट्रांजेक्शन हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। अमेरिका जैसे कंट्री में भी 45% से ज्यादा ई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जो सुरेश जी ने बात कही है कि जिस स्वैप मशीन से आप कार्ड स्वैप कर रहे हैं, जहां आप भुगतान कर रहे हैं, अगर 1,000 रुपए पे 28 रुपए ना तो वो सरकार के पास जा रहा है, ना वो बैंक के पास जा रहा है, वो सिर्फ उस मशीन वाले के पास जा रहा है जिसने वो मशीन आपको दी है। तो ये एक बड़ी सेंधमारी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसको 0% पे लाने की भी बात है। अभी जनता के बीच में ये बात क्लियर नहीं हुई है और ये बड़ा कंफ्यूजन है। सुरेश जी, इस पर बीच में सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकार की राशि इसलिए नहीं ली जाएगी क्योंकि उनने नोटों की उपलब्धता कम है। लेकिन अब जो है जानकारी मिली है कि वो वापस जो है सरकार की तरफ से जो छूट थी उसकी अवधि समाप्त हो गई, वो अलग बात है, लेकिन उसको फिर से लागू कर दिया गया। बहुत से बैंक ऐसे थे जो पहले नहीं लेते थे, उनने भी लेना चालू कर दिया है। तो ये स्थिति, जिनके स्वीप मशीन जो है जिस बैंक की थी, उस मशीन के माध्यम से जो है बैंकों ने लेना चालू कर दिया है उस कंपनी को देने के लिए। तो ये बड़ा मामला है। मैं समझता हूं इसको घोटाले की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि आपके हर भुगतान में पैसा कट रहा है और वो हमारी तो जेब कट रही सीधे पैसा, चूंकि ये टैक्स भी नहीं है। हाँ, ये अगर टैक्स हो तो सरकार के पास जाएगा। ये पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और वो कंपनियां कौन है, उनके पीछे कौन लोग हैं, वो लोग देशी हैं, विदेशी हैं, सरकार के लोग हैं या प्रतिपक्ष के लोग हैं, कौन है, ये भी जानकारी में आना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। देश में अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन अब मोबाइल या उससे होगा तो ये बड़ी बात होगी। मेरा इसमें यही कहना है कि आप कोई सा भी नियम आप लागू करो, लेकिन वो नियम जनता के फायदे के लिए होना चाहिए, जिसमें जनता का लाभ हो। तो आपका नियम सारे सब ठीक है, लेकिन जिसमें जनता की जेब भी कट जाए, ऐसे नियम लागू करने का भी कोई मतलब नहीं, ऐसी व्यवस्था का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार इस दिशा में कई तरह के काम कर रही है। जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि 28 रुपए कट जाते हैं, हालांकि उसको 0 पे लाने की बात हुई थी कि कोई कटेगा नहीं, लेकिन वो कब तक होगा और कितना होगा और किन किन चीजों पर आपका पैसा कटेगा, ये तय नहीं है। जब तक नहीं होगा तब तक तो लोगों की जेब कट रही है। जब तक तो कट ही रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया का जो है जनता का जेब का पैसा जो है वो जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जितने भी नियम है वो जनता के लाभ के लिए हो, जनता को लाभ मिले उसका। और खास तौर से इसमें विश्वास पैदा हो और ठगी की गुंजाइश कम से कम हो। और इस पूरे मामले में अगर ठगी होती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई ना कोई नहीं, बल्कि मैं तो एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, एक सजेशन देना चाहूंगा छोटा 1 मिनट का, कि यदि किसी के बैंक से पैसे गए बिना बताए तो ये बैंक की जिम्मेदारी होना चाहिए कि उसको पूरा पेमेंट किया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था कोई ना कोई महकमा जिम्मेदारी ले, क्योंकि एक बात और पसीने की कमाई उसकी पानी में। एक सामान्य टिप्पणी मैं करना चाहता हूं, बैंक का नाम उल्लेख हुआ इसलिए बैंक के बारे में एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि एक सामान्य, एक लाइन में सामान्य प्रक्रिया यह है कि आपके खाते से आपका पैसा यदि बैंक अपने लिए भी निकालता है तो उसका भी इंटीमेट करना चाहिए। आज बैंक ये कर रहे हैं कि वो आपके खाते से मालूम ही नहीं चलता कि कब जीरो बैलेंस हो जाता है। चलिए, मैं चर्चा को हम ही रोक रहे हैं, लेकिन इस चर्चा के दौरान मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं जो आम जानकारी है, लेकिन उसकी चर्चा जरूरी है कि कैशलेस के बाद परिवारों में झगड़े बढ़ गए, क्योंकि जो घर में महिलाएं पैसे बचा के रखती थी, वो जब पैसे उजागर हुए तो पति पत्नियों में झगड़े बढ़ गए। ये मेरी या माने मीडिया की रिपोर्ट नहीं, बल्कि सरकार के जो महकमे हैं उनकी रिपोर्ट है कि घरेलू हिंसा इसमें बढ़ गई है। अब इसका क्या उपाय होगा, ये तो सोशल मीडिया तो नहीं कर पाएगी, लेकिन समाज ही करेगा। ये भी एक तरह का संकट है। हम इस चर्चा को यहीं रोक रहे हैं और इन सारी चर्चाओं में आप दोनों महोदयों ने जो हिस्सा लिया उसके लिए आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आ रहे हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ, जिसमें हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो जानकारी है और कहानी भी है। कहानी है कि हम भले ही बात कर रहे हैं जेड के युग की, लेकिन जमाना अब हमको आदम युग की तरफ ले जाएगा, क्योंकि जो प्रदूषण है उसे कम करने के लिए मोटर गाड़ियां कम करनी पड़ेंगी और उसके लिए भारत में
अब एक नई चीज आने वाली है और वो नई चीज है साइकिल, एक ऐसी साइकिल जो सौर ऊर्जा से चलेगी या बैटरी से चलेगी। ये नई बात तो नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली का हम जिक्र करें तो वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग सांस लेने के लिए गाड़ियों को बंद रखते हैं और यही एक वजह है कि ये जो सोलर साइकिल है वो उपयोगी होगी। हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सोलर साइकिल या साइकिल के उत्पादन में दुनिया में 6वें स्थान पर है और इस तरह की जो सोलर साइकिल है इसके अगले साल तक बाजार में आने की उम्मीद है। रिसर्च करने वालों का कहना यह है कि इसमें पेडल भी होंगे। अगर आपकी सौर ऊर्जा शक्ति कम होती तो आप इसका पेडल से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साइकिल की कीमत 12 से 15 हज़ार के बीच हो सकती है और हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस हमारे देश में इस दौरान माने 1 साल के भीतर जो उत्पादन हुआ है साइकिलों का वो 2 करोड़ 34 लाख साइकिल बनाई गई हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय से संबद्ध डॉक्टर NGP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के SA पुबीरासु के मुताबिक सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल का इस्तेमाल करने से देश में होने वाला प्रदूषण 60% कम हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करते हैं उनके लिए राहत वाली जानकारी है। आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।